जय हिंद दोस्तों। रेलवे महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत सर आज आप लोगों के लिए रेलवे से संबंधित जनरल साइंस को लेकर के आए हैं। इस एपिसोड में ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जो है इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो है क्वेश्चन का डिटेल्स में बताया गया है, सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है ना। इसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जितनी वैकेंसी 2025 में रेलवे की आ चुकी है उतनी शायद कभी आई हो, और समझिए आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। यदि आप जी जान से एक बार मेहनत कर लेते हैं तो 2024 तो बेकार गया ही होगा, 2025 बेकार नहीं जाएगा। जब तक आप नौकरी नहीं पाते हैं तब तक आप लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। आपके साथ का कोई दोस्त का जॉब पा गया होगा तो समझिए हर प्रतिवर्ष वह अच्छा खासा इनकम इकट्ठा कर रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसी जोश के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। तो ऑप्शन दिया गया है 0.3%, 0.03%, 3%, 30%। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.03%। हालांकि ये सही डाटा नहीं है। जो पेपर में आपसे मैक्सिमम बनता है वह कितना बन जाता है, लगभग 0.04%, ठीक है ना। आपको हम बता दें वायुमंडल के हर 10 लाख भागों में से 407 भाग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, 407 भाग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह पाई जाती है नाइट्रोजन, यह होती है 78%। ऑक्सीजन 21%, यह 21 भी नहीं होता है, यह 20.95 होता है, इसको हम लोग 21 मान लेते हैं। जो ऑर्गन गैस है यानी कि प्रचुर मात्रा में जो मिलता है वह 0.9 में आता है। कुछ अल्प मात्रा में भी है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, जेनान, ये सब क्या हैं, अल्प मात्रा में है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, 0.03 था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्या हो जाएगा, CO2। जब CO2 चूने के पानी का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज, ठीक है ना, के साथ प्रक्रिया करता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जब CO2 चूने के पानी के साथ प्रक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता है इससे करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो CO से करते हैं, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस होती है, इसे कहते हैं जहरीली गैस होती है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और जहरीली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का आपको पता है O2 होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात आती है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। प्रिस्टले ने की थी, कार्ल सीले ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिस्टले और कार्ल सीले, ठीक है ना। जो प्रिस्टले थे इनका नाम था पूरा जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है ना। ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और जो एक कार्ल सीले हैं ये स्वीडिश हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी, 1 अगस्त 1774 में, 1 अगस्त सन 1774 में।
ऑक्सीजन को हम लोग, ऑक्सीजन को जो पहले नाम था जब खोज हुई थी 1 अगस्त 1774 में, 1774 में जब खोज हुई थी तो उसका नाम था डेफ्लोगी स्टिकेटेड, डिफ्लोगी डिफ्लोगिस्टिकेटेड, ठीक है ना, डिफ्लोगिस्टिकेटेड एयर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं फायर एयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर एयर के भी नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या था, हो जाएगा ए व बी दोनों। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो बता दें 120 किलोमीटर में ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन 90 किलोमीटर में तो ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाए जाते हैं, ठीक है ना, जलवाष्प पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये कुल 5 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 5, ठीक है ना। कौन कौन सा है मैं नाम बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ। दूसरा हो जाएगा समताप मंडल। तीसरा हो जाएगा मध्य मंडल। चौथा हो जाएगा बाह्य मंडल और पांचवा हो जाएगा ऊपरी बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ऊपरी बाह्य मंडल। जो इसमें जो पहला होता है क्षोभ मंडल, यह समुद्र तल से 10 किलोमीटर के ऊपर तक का जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। समताप मंडल किसे कहते हैं? समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक को बोलते हैं समताप मंडल। और मध्य मंडल, मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है यह 50 से 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर। और जो चौथा होता है बाह्य मंडल, इसकी ऊंचाई होती है 80 से 700। और ऊपरी बाह्य मंडल की जो ऊंचाई होती है ये 700 से 10,000 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 10,000 होती है। बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, ऊपरी मंडल। कौन बताएगा समताप मंडल को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को ही बोलते, उसका अन्य नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल ही बोलते हैं। इसे ताप मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ताप मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे गर्म परत है, ठीक है ना। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर। और सबसे ठंडी अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से या वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो ठंडी परत जो हो जाएगी कौन हो जाएगी? मेसोस्फीयर हो जाएगी। क्या है ये? इसका अन्य नाम है मध्य मंडल। क्या नाम इसका अन्य है? मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसको बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। और आयनोस्फीयर को बोलते हैं आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि नियान है? देखिए
हम लोग हल्का कैसे निकालते हैं, हल्का भारी? हम के हम लोग जब भी वजन करना होता है, जब बात आती है भार की, तो हम लोग वजन करते हैं। तो वजन में क्या होता है, बेसिकली भार होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 0.008 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन को होता है 15.999 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 14.0067 होता है। नियन कितना होता है? तो यह होता है 20.17974 होता है। तो अब इससे अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सबसे इसमें हल्के कौन है। तो कौन है ये? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? अभी मैंने जस्ट बताया कि कौन इसमें है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। अच्छा, मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है? C2H3N होता है। और जाइलाल ब्रोमाइड क्या होता है? Br2 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? SO2। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन गैस है, नियान है, जीनान है, रेडान है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया आर्गन का जो होता है गैस कितनी होती है वायुमंडल में? 0.9% होती है, ठीक है ना। ये सब अल्प मात्रा में होती हैं। तो ये जो दुर्लभ गैस है ये हमेशा कौन सी हो जाएगी? ये आर्गन गैस हो जाएगी। और कहाँ पे? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो दुर्लभ होती है कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, आर्गन। तो इसको देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नियान और आर्गन तो देखिए अल्प मात्रा में है, हाइड्रोजन भी अल्प मात्रा में है, और इसमें सबसे अधिक जो मात्रा में कौन सा है? 21% ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, जिंक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक मात्रा में क्या है? एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? एल्यूमिनियम है। और सबसे कम एस्टेटिन। क्या है सबसे कम? एस्टेटिन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखिए ऑप्शन दिया है कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। मैं जैविक अम्ल का और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैविक में क्या क्या है देखिए। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सब क्या हैं? जैविक हैं। साइट्रिक अम्ल कौन सा जाएगा? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ठीक है ना। ये सब कितने हैं हमारे? जैविक अम्ल जितने भी हैं क्या हैं? जैविक अम्ल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, और क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल तो इसी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना, खमीर का स्राव करना। तो इसका जो मुख्य कारण क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना हो, ठीक ना। ये हमारे मुंह में एक ऐसा तत्व होता है, इसे नहीं, कभी कभी हमारे मुंह में कभी फंगस हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। वायरस की वजह से सब फैल जाते हैं। आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है, उत्कृष्ट कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। तो हो जाएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। इसका एग्जाम्पल बहुत पेपर में पूछता है, जैसे पीतल, कांसा, स्टील, टांका और स्टर्लिंग सिल्वर, ठीक है ना। अब इसमें इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी, मिश्र धातु है तो अमलगम क्या होता है? अमलगम पारा और किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है, ठीक है ना। पारा, जब पारा कन्फर्म रहेगा और एक अन्य धातु भी रहेगी, उसे क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। जैसे सोडियम प्लस तरल पारा का मिश्रण क्या कहलाएगा? अमलगम। पारा तथा सोने का मिश्रण, ये भी क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा, ठीक है ना। क्षारीय धातु किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के समूह को क्षारीय धातु कहते हैं। आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब क्या हैं? क्षारीय धातु हैं, जो कि कहाँ पे हैं? ये एस ब्लॉक में स्थित है। कौन से ब्लॉक में है ये? एस ब्लॉक में। ये देखो भैया, उत्कृष्ट धातु, अरे ये बहुत बेहतरीन है ये उत्कृष्ट धातु। वे धातु जो कम क्रियाशील होती हैं और वायु, जल, अम्लीय और क्षारीय प्रभाव पदार्थों से प्रभावित नहीं होती। ना वह वायु से प्रभावित होती हैं, ना जल से प्रभावित होती हैं, ना अम्ल से प्रभावित होती हैं, ठीक है ना, ना ही क्षार से प्रभावित होती हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे क्या है। तो यानी कि ये सभी धातुओं का राजा है, इसलिए इसे बोलते हैं राज धातु। अरे भाई, जैसे कोई जो है, किसी को ना वो आसमान में मार सकता है, ना ज़मीन में मार सकता है, ना उसे आग मार सकती है, ना पानी मार सकता है, ठीक है ना। तो वह अमर कहलाता है। इस तरह से क्या है, ना ये अम्ल से दिक्कत इसको, ना झाड़ से दिक्कत, ना वायु से दिक्कत, ना जल से दिक्कत है, ना आदमी से दिक्कत, ना शैतान से दिक्कत है, ना जो है हैवान से दिक्कत है, इसे किसी दिक्कत नहीं है। तो अपने आप में क्या है? ये राजा है, ठीक है ना। राजा है तो राज करेगा ही। तो अब सोचिए, राजा वाली चीज़ कौन पहनता है? तो देवी जी लोग पहनती हैं। हार, सोने का हार, ठीक, जो है नाकी में का जो कील क्या होते हैं, कान का होता है, ठीक है ना। हाथ में पता नहीं क्या क्या पहने जाते हैं, यानी जो भी आभूषण होते हैं सब किस में आ जाएंगे? उत्कृष्ट धातु में आ जाएंगे। जैसे बोलते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम, रेनियम, ठीक है ना। ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बुझा चूना, बिना बुझा चूना, चूना पत्थर, जिप्सम। तो आपको बता दें, बोला है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं बुझा हुआ चूना। यानी कि बुझा हुआ चूना में क्या मिला दें हम?
क्लोरीन मिला दें तो ये बन जाता है CaOCl2, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है ना, CaOCl2 बनता है। ठीक है ना, चलिए याद रहे, धन्यवाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की, शिशुओं की, यानी कि बच्चों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म की पता लगाने के लिए क्या लगाया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? बचपन में तो खूब बनाए होंगे, साड़ी का किनारा, है ना, साड़ी का किनारा ये सब लोग बनाते थे ना, देखिए। साड़ी का किनारा, जब हम लोग साड़ी किनारा बचपन में बनाते थे तो जनवर नहीं कहते साड़ी किनारा होता क्या था। वो तो जाके अब हम लोग जानेगा साड़ी किनारा मतलब जो महिलाएं पहनती हैं, ऐसे के खूब बनाते रहे होंगे आप लोग भी। फिर हम लोग अलग अलग रंग को मिलाकर बनाते थे। ठीक है ना, देखने में अच्छा लगता था, जाके हम लोग को नंबर मिलता था। ये आपका साड़ी किनारा है। ठीक है ना, तो लाल रंग को अगर हरा मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? पीला। क्या बनता है? पीला। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? ऐसे नहीं, कभी कभी जानवरों में होता है, उनका मुंह पक जाता है, चाहे खुर पक जाती है। अक्सर सांड वाड़ देखे होंगे आप लोग, तो लंगड़ाते हुए चलते हैं। तो पकता हुआ जीवाणु की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, विषाणु की वजह से, कीटाणु की वजह से। तो ये पकते हैं विषाणु की वजह से, बहुत खतरनाक होता है। एक वायरस टाइप में होता है, उसका नाम है एप्थो वायरस। ठीक है ना, एप्थो वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट देखे ही जाओगे आप लोग। आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। तो ट्यूबलाइट में हम बता दें क्या क्या होता है। एक तो आर्गन होता है, आर्गन कंफर्म होगा। पारे का वाष्प होगा, पारे का वाष्प, नियान, जिनान, क्रिस्टन, ये सब क्या होते हैं? ट्यूबलाइट में इतनी गैसें होती हैं। तो इसमें आर्गन मैच कर रहा है, पारे का वाष्प मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक है, इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पारे का वाष्प और आर्गन। ठोस की शुद्धता का निर्धारण करके, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गलनांक बिंदु के द्वारा। ठीक है ना, अन्य गलनांक को इसमें क्या होता है, उनके गलनांक को माप कर किया जाता है। ठीक है, ठोस की शुद्धता का जो निर्धारण होता है उनके गलनांक को माप कर ही किया जाता है, गलनांक बिंदु द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के नियम। तो यह काम करता है समानांतर बल के नियम पर काम करता है। ठीक है ना, छड़ों के सिद्धांत और जो है बलों के आघूर्णों के सिद्धांत। ठीक है ना, इसे बोलते हैं समांतर बल के नियम। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आप मत बोल देना के को काटा जाता, के एक धातु नहीं है। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम को आप खूब प्यार से काट सकते हैं। ठीक है ना, अगर सोडियम तो है ये है, आप पोटेशियम को भी काट सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी से किसे काटा जा सकता है? सोडियम को। ठीक है ना, किसे काटा जा सकता है? सोडियम को। बहुत बढ़िया। न्यूलैंड के अनुसार उस समय
प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूलैंड को जो है देश मान रहे हैं? ठीक है ना, ये गलत है। न्यूलैंड मतलब कौन थे? उनका पूरा नाम था, जो एक वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के, उनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। ठीक है ना, जॉन न्यूलैंड के अनुसार कुल उस समय कितने तत्व मौजूद थे? वही जो हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं ना, वही कितने थे? 56 थे तब। खोज कब किए थे? 1864 में। कब किए थे? 1864 जब खोज किए थे उसमें कितनी थी? ये 56 थी। लेकिन अब वर्तमान में 118 तत्व हैं, जिनमें 98 प्राकृतिक हैं। 98 कैसे हैं? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में, उपरोक्त सभी में। स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो इसमें बांध के पानी में हो जाएगा सबसे, ये स्थित रहता है। और उड़ता हुआ वायुयान ये तो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। गिरता हुआ नारियल ये भी गतिज ऊर्जा, नीचे 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 की ओर है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता है। उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांध के पानी में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान ज्ञात किया था न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो जी का मान ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था सन 1798 में। ठीक है ना। जी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं जो है अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। ठीक है ना, उसमें भी आपके जनरल साइंस ही होंगे। और एक अलग वीडियो कल पढ़ने वाली है, उसमें आपका स्टैटिक जीके रहेगा। स्टैटिक जीके मतलब ये है कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में समसामयिक चीज़ें ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, जो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित होगी। इसे बोलते हैं जनरल अभिरुचि, क्या बोलते हैं, वही पूछेगा वहाँ से। तो उसी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।